Assalamu alaikum guys, welcome back. This is your instructor Shafaqat Khan and let's continue with the Nmdcat 2020 complete solution of the physics portion. Okay, and in this section inshallah we are going to complete all of the physics MCQs. So let's begin. We are starting right now. Okay, so we left in the previous lecture on MCQ number 20 and now we are going to start out from MCQ number 21 and there we go. Okay, in the transmission from the grid station, the power losses are minimized by, okay, how are the power losses minimized? Well, you might know that for minimizing the power losses, we know that we are assuming that there are ideal conditions. ठीक है, ideal conditions का क्या मतलब है? Ideal conditions का मतलब क्या है? Under ideal conditions, the system is considered 100% efficient. 100% efficient का मतलब क्या होगा? 100% efficiency का मतलब ये है कि power in जो है that's equal to power out. Okay, power in equals power out, and if power in equals power out, then that actually means कि voltage, if the power is constant in this case, we know that power is equal to volt into current. राइट, पावर का फॉर्मूला यही है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट. अगर पावर को कांस्टेंट रखते हैं और अगर हम वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो करंट क्या होगा? खुद ब खुद करंट कम हो जाएगा क्योंकि पावर को हमने क्या रख दिया है? कांस्टेंट रख दिया है. राइट, ऐसा ही है. अच्छा, और एक और बात मैं आपको याद दिला दूं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था पावर लॉस का I²R, राइट, जूल हीटिंग के नाम से. I²R में ये I जो है ना, I द current is responsible for the power loss in the form of heat, right? So if the current is responsible, then that means we need to reduce the current so as to reduce this power loss. तो इसलिए हम वोल्टेज को ज्यादा रखते हैं, ठीक है, ताकि करंट कम हो जाए. करंट कम होगा तो पावर लॉस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. सो इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेस आर मिनिमाइज्ड बाय, अच्छा यहाँ दो ऑप्शंस हो सकते हैं, आइदर बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज, ठीक है, आइदर ऑप्शन डी, और डिक्रीजिंग द करंट, ऑप्शन बी. अच्छा, डी और बी ये दोनों बहुत क्लोज ऑप्शंस है क्योंकि देखें हम वोल्टेज भी बढ़ा रहे हैं, करंट को कम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा सुटेबल आपका करंट वाला होगा बिकॉज इट्स डायरेक्टली इन दिस फार्मूला एंड इट्स अ स्क्वायर रिलेशनशिप. ठीक है, क्योंकि करंट ज्यादा होगा तो पावर लॉस ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, लेकिन करंट कम होगा तो करंट का हीटिंग इफेक्ट कम होगा. बेसिकली ये एक बीसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, बेस्ट चॉइस आंसर. ठीक है, इसमें दो करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, गलत कोई भी नहीं है, लेकिन ज्यादा सूटेबल जो है ना ये डिक्रीजिंग करंट आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी. both are correct but this is the more suitable one. Now moving on to the next question, and there we are, question number 22. The domestic electricity supply has a frequency of, अच्छा कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 50 हर्ट्ज होती है, ये याद करना है. एंड ये सिंध बोर्ड में मैंने नहीं ख्याल के दिया हुआ है, ठीक है, ये फेडरल बोर्ड की बुक से आया हुआ था. पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV जो है ये पीक इनवर्स वोल्टेज का नाम है, ठीक है, ये भी सिंध बोर्ड का नहीं है. अच्छा, पीक इनवर्स वोल्टेज का मैं जरा बता देता हूँ कि ये है क्या चीज. पीक इनवर्स वोल्टेज जो है, दिस इज एक्चुअली द मैक्सिमम करंट व्हिच कैन बी सप्लाइड. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है लेकिन इस नाम से नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है, इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है कि एक डायोड अगर है, डायोड आपको पता है कि या तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा या रिवर्स बायस्ड होगा, मतलब या तो वो करंट को अलाउ करेगा और या करंट को ब्लॉक कर देगा. अगर ये डायोड, क्या एक पी टर्मिनल होता है, एक एन टर्मिनल होता है, इसलिए पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं. अगर ये पी टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है और एन टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, तो देन दिस डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट विल अलाउ द करंट टू फ्लो, राइट. बट इफ आई रिवर्स दिस, ठीक है, इसको फॉरवर्ड बायस की जगह मैं इसे रिवर्स बायस कर दूं, मतलब ये पी टर्मिनल और एन टर्मिनल को मैं रिवर्स कर दूं या फिर बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दूं, फिर क्या हो जाएगा? फिर डायोड जो है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस ये अब जो एन टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ और जो पी टर्मिनल है वो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? ये अब रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, इट विल ब्लॉक द करंट. अब जो मैक्सिमम करंट जो रिक्वायर्ड है इस डायोड को डैमेज करने के लिए, ठीक है, रिवर्स बायस का क्या मतलब कि डायोड अब उसे अपनी पूरी फोर्स से रेजिस्ट कर रहा है, राइट. तो मैक्सिमम करंट जो हम सप्लाई करें जो इस डायोड को आप रिवर्स बायस कंडीशन में डैमेज कर दे, उसे हम कहेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, बट ये आपके सिंध बोर्ड में नहीं है, ठीक है. आगे चलते हैं. फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स यूज्ड आर, अच्छा यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप ए लेवल से हैं तो आप यहां पर आंसर मार्क करेंगे 4 और अगर आप सिंध बोर्ड से हैं तो आप मार्क करेंगे 2. अब मैं आपको इन दोनों आंसर्स के डिफरेंस बता दूं. 2 जो है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ हो, राइट, एंड
फिर उसे फुल वेव रेक्टिफिकेशन के नाम से हम करते हैं जब ट्रांसफॉर्मर की हेल्प हो। और अकॉर्डिंग टू सिनबोर्ड की बुक के हिसाब से 2 होना चाहिए, लेकिन जो स्टैंडर्ड इस क्वेश्चन की वर्डिंग के हिसाब से 4 होना चाहिए, क्योंकि देखें फुल वेव रेक्टिफिकेशन बोला हुआ है। अच्छा, बुक के हिसाब से ये दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक सही है। अब देखें, लेकिन 4 को मैं ज्यादा बेहतर इसलिए कहूंगा क्योंकि एक पास पेपर में मैंने एक देखा था जिसमें उन्होंने आंसर 4 ही दिया हुआ था, और वो पास पेपर भी थिन बोर्ड का था, तो उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन देकर 4 को आंसर करेक्ट किया था। ठीक है, और ए लेवल्स में भी यही कराते हैं, तो 4 इज अ बेटर आंसर, बट इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक। ठीक है, इट्स अकॉर्डिंग टू अ पास पेपर विच आई सॉ। वो आप ढूंढ लीजिएगा, पास पेपर्स में आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज द ऑर्डर ऑफ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ वो de Broglie's इक्वेशन से आप निकाल भी सकते हैं। वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन m मल्टीप्लाइड बाय v। अच्छा, m जो है ये मास है और v जो है ये वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की अप्रोक्सीमेटली वैसे 99% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट होती है, मतलब 0.99 c के इक्वल होती है। और ये जो m है ना, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको पता होगा कितना होता है भाई, 9.11 रेज टू द पावर ऑफ -31 kg होता है। तो ये दोनों अगर आप प्लग इन करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट डाल देंगे, तो वैसे इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन करने की वर्किंग करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर भी याद होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होती है इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्स रेज। ठीक है, आंसर आपका 10 रेज टू द पावर ऑफ -9 से लेकर 10 रेज टू द पावर ऑफ -14 के बीच में कहीं पर पड़ेगा। वैसे इनमें से कहीं बीच में मेरे ख्याल से 10 रेज टू द पावर -9 ही इसका आंसर आ रहा था, या -8 आ रहा था, लेकिन जो भी था एक्स रेज से काफी क्लोज था। ठीक है, जब मैंने ये कैलकुलेट किया था, तो ये एक्स रेज ही इसका आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। Which photon carries the most energy? अच्छा, most energy मतलब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, because we know that E is equals to hf, right? क्वांटम फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, तो जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा एनर्जी। और विजिबल स्पेक्ट्रम में आप विबग्योर से आप फ्रीक्वेंसीज भी देख लें, VIBGYOR, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की सबसे लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, लीस्ट, एंड वायलेट की सबसे ज्यादा होगी, मोस्ट। सो देख, वायलेट है ना आंसर आपका, बी आंसर है आपका। ठीक है, ब्रावो इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो कंप्लीट हो गया। 26 के बाद चलते हैं 27 पर। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रेंज। अच्छा, अल्ट्रावायलेट में जो है ना, ये कौन सी है, ये लेमन सीरीज है। ठीक है, ये तो आपको याद है, ये तो करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, किसी किसी कीज में बालमर दिया हुआ है, बालमर आंसर नहीं है। ठीक है, बालमर का विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, लेमन सीरीज है। ठीक है आपका, आगे चलते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गामा रेज। अच्छा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे। देखें, काफी लोग जो है, अच्छा एक बात बता दूं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एनर्जी, ये तीनों इन दोनों एक्स रेज की, इन दोनों रेडियो वेव्स के डिफरेंट है। ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट है। लेकिन मेन क्या चीज है, मेन डिफरेंसेस तो है तीनों की, इन सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस जो है ना, इनका ऑरिजिन है, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो एक्सरेज है ना, एक्सरेज ये आप कैसे जनरेट करते हैं, या तो आप किसी हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल पे ड्रॉप करा देते हैं, तो जो एनर्जी लेवल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्सरेज की फॉर्म में एमिट हो जाता है। ठीक है, और या फिर क्या करते हैं, आप एक एक्सरे ट्यूब में एक्सरे जनरेट करवाते हैं। जब वो एक्सरे ट्यूब का आपने पढ़ा होगा जनरेशन मैकेनिज्म, कि जब एक हीटेड इलेक्ट्रोड होता है यहाँ पर, वो थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कराता है, इलेक्ट्रॉन्स आगे जाके एनोड पे हिट करते हैं, तो एनोड चूंकि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन स्पीड में आ रहे होते हैं, एनोड को हिट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर डिसेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स डिसेलरेट हो जाते हैं। ठीक है, और डिसेलरेट होने के बाद कुछ एनर्जी एक्सरेज की एमिट होती है। ठीक है, अब ये दो मैकेनिज्म आपने पढ़े हुए हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा, और ये जो डिसेलरेशन वाला है ना, ये मैंने पूरा नहीं बताया। ठीक है, ये आपको अंदाजा होगा कि इससे पहले क्या होता है। इससे पहले दूसरा इलेक्ट्रॉन आके नीचे वाला इलेक्ट्रॉन को पहले रिमूव करता है, तो यहाँ एक होल बन जाता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन डिसेलरेट करके नीचे, मतलब डी एक्साइट करके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म है एक्सरेज की जनरेशन के। बट गैमा रेज जो है ना, गैमा रेज, ये गैमा रेज, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था, रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में पढ़ा था। ये रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में पढ़ा था, मतलब ये मेनली रेडियो एक्टिव डिके से प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके से प्रोड्यूस होते हैं। अगर ये रेडियो एक्टिव डिके से प्रोड्यूस होते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि दे आर प्रोड्यूस, इसका यही मतलब हुआ कि इनके जो ओरिजिन्स है ना, ये इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी तो डिफरेंट है, लेकिन मेन डिफरेंस जो है ये इनका ओरिजिन का है। ठीक है, और मैंने प्रूफ कर दिया कि कैसे। ठीक है, और ये कीज में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे चलते हैं। देयर आर 400 एटम्स इनिशियली, 29 में 400 एटम्स हैं। ठीक है, इन अ रेडियोएक्टिव सैंपल व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर 3 हाफ लाइफ। अच्छा, ये आसान है गाइस, जो इनिशियल नंबर है ना आपका n, अच्छा फाइनल, वेल आप फॉर्मूला लगा ले, n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर ऑफ माइनस म्यू टाइम्स x, लेकिन ये आपके पास म्यू की वैल्यू नहीं है, तो उससे भी आसान फॉर्मूला ये लगा लें कि आपका जो भी नंबर है ओरिजिनल 400, इसको मल्टीप्लाई कर दे हाफ टू द पावर ऑफ n। ठीक है, n क्या चीज है? n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो यहाँ कितनी हाफ लाइफ चली गई है? 3 चली गई है। 3 का क्या मतलब कि n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। 3 हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि 400 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ 3 होता है 8। सो 4 1 100 एंड 2 और फिर 250, so 50 आ गया आंसर इसका सी। आगे चलते हैं। While using the radiation therapy, cancerous thyroid is treated by dash radioisotope। अच्छा, थायराइड आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि थायराइड में थायराइड छोड़े, थायरोक्सिन एक हार्मोन होता है। ठीक है, एक हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होता है वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आयोडीन, मतलब रेडियो आइसोटोप आयोडीन का जो होता है, ये आपका थायराइड बहुत रेडिली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए आयोडीन 131 हम यूज करते हैं, जो कि एक रेडियो आइसोटोप है आयोडीन का, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड कार्सिनोमा और थायराइड कैंसर। ठीक है, थायराइड कैंसर। आगे चलते हैं। 31, in capacitors energy is stored in the form of, अच्छा कैपेसिटर्स में एनर्जी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की टर्म्स में स्टोर होती है, या इसकी फॉर्म में स्टोर होती है। कैसे भाई? कैपेसिटर्स का आपने सारा कुछ पता है कि उसमें चार्ज सेपरेशन होती है। ठीक है, एक तरफ एक प्लेट पॉजिटिव चार्जेस को अक्यूमुलेट कर लेती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्जेस को अक्यूमुलेट कर लेती है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। ठीक है, आगे। नाउ ओम्स टाइम्स फैरेड इज इक्विवेलेंट टू, ओम्स टाइम्स फैरेड मतलब ओम्स मल्टीप्लाइड बाय फैरेड, मतलब ओम्स का क्या मतलब है? ओम्स का मतलब रेजिस्टेंस, फैरेड का मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है भाई? देख लेते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मल्टीप्लाइड बाय C। अच्छा, Q इज इक्वल टू CV, राइट? Q आपको पता है ना, Q चार्ज जो होता है वो C मल्टीप्लाइड बाय V के इक्वल होता है कैपेसिटर के लिए, राइट? कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो मैं ये C और V जो है ऊपर, इसको रिप्लेस कर सकता हूँ Q को, Q डिवाइडेड बाय करंट। अच्छा, Q अपॉन करंट जो है ये किसके इक्वल है? वेल, Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय T, राइट? सो Q अपॉन I क्या होगा? Q अपॉन I टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, इट्स इक्वल टू टाइम। It is A. Option A is the correct answer. Now, moving on, 1 kilowatt hour is commonly termed as one commercial unit of electric intensity, which is equivalent to 3.6 raised to the power of 6 इसका आंसर है। ठीक है, ये याद कर लीजिए, ये आसान है यार, 3.6 times 10 to the power of 6। वरना आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं आराम से। किलोवाट आवर, राइट? 1 बोला हुआ है, किलोवाट आवर। किलोवाट का क्या मतलब है? किलोवाट, किलो मीन्स 1000 एंड 1000 watts मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब पावर जो भी दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप टाइम से। एनर्जी का एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो ये पावर आपका 1000 वॉट्स आ गया, और टाइम जो होता है ये 3.6, मतलब 3600 है ना, मतलब 3.6 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 है। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो 3.6 into 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 हो गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। When a wire is compressed, its radius becomes 2r, then its resistance will be। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस, एंड इसको हरगिज जो है जल्दबाजी में खराब मत कीजिएगा, और मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे होगा। इन्होंने कंप्रेस का वर्ड बोला हुआ है, मतलब सेम ही वायर है, वॉल्यूम इसका सेम ही है। ठीक है, कंप्रेस का क्या मतलब हुआ कि वायर भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, और उसे आपने छोटा कर दिया। तो आप देखें, गौर से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं आगे। ठीक है, आपके पास फॉर इंस्टेंस ये वाली वायर है। ठीक है, अब इसका एक सर्टेन डायमीटर होगा, एक सर्टेन लेंथ होगी, राइट? या फिर हम डायमीटर की जगह इसको रेडियस कह देते हैं। ठीक है, एक सर्टेन रेडियस होगा, एक सर्टेन लेंथ होगी, या रेडियस से भी बेहतर ये है कि रेडियस नहीं, इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कह देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ,
एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल का कैसे निकालते हैं, पाई r squared multiplied by length, right? अब इन्होंने कह दिया कि it is compressed so that its radius becomes twice, ठीक है, रेडियस मतलब रेडियस को आपने डबल कर दिया तो लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, वेल रेडियस को आपने डबल किया है, रेडियस को डबल करने का मतलब क्या हुआ, आपने यहां पर r स्क्वायर की जगह 2r डाल दिया, 2r मतलब स्क्वायर के अंदर इस r की जगह आपने 2r डाल दिया, ठीक है, 2r और स्क्वायर अब भी बाहर लगा हुआ है इस पर, तो ये 2 स्क्वायर जब 2 टू द पावर ऑफ 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर्ड l, राइट। अच्छा 4 पाई r स्क्वायर्ड l इज इक्वल टू v, बट वॉल्यूम को तो हमें कांस्टेंट रखना है, राइट, वॉल्यूम को चेंज होने नहीं देना, तो इस ये 4 जो एक्स्ट्रा आ गया है ना, पहले क्या था, पहले वॉल्यूम था पाई r स्क्वायर्ड l, अब वॉल्यूम बन गया 4 पाई r स्क्वायर्ड l, ठीक है, 4 इसमें एक्स्ट्रा आ गया, इस 4 को हमें एलिमिनेट करना है, तो इस 4 को एलिमिनेट करने के लिए, अच्छा एलिमिनेट क्यों करना है, बिकॉज द वॉल्यूम इज स्टेइंग कांस्टेंट, ओके, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, so if the volume, we need to keep the volume constant and the area is increasing, the length has to shrink, and by what factor, it has to shrink by a factor of 4, ठीक है, लेंथ l upon 4 हो जाएगी, लेंथ l upon 4 क्यों होगी, बिकॉज उसका एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट होके पाई r स्क्वायर्ड l दे देगा, ठीक है, तो द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। अब तो यहां पर आपने दो चीजें नोट की, एक तो ये कि रेडियस आपका डबल हो गया और लेंथ जो है वो l upon 4 हो गई, ठीक है, if the length has decreased by a factor of 4 and the radius has doubled, अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल अपॉन ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, अच्छा ये रेडियस नहीं, मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही कह देता हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है एंड लेंथ जो है ये 4 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, राइट, तो अब इस पे असर क्या पड़ेगा, अब यहां पर ये वाला ये जो फॉर्मूला है ना, लेट्स अज्यूम कि दिस वाज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, now if I multiply this a by 4 and if I divide the length by 4, what will happen, अच्छा यहां पर आप बस रिलेशनशिप इनका देख लें, आपको समझ में आ जाएगी बात, रेडियस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब क्या हुआ कि लेंथ के साथ जो भी होगा वही सॉरी रेडियस नहीं रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ के साथ जो भी होगा, चाहे लेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, रेडियस भी उसी फैक्टर से इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो लेंथ हैज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4 देन दैट मींस द रेडियस विल आल्सो डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, तो ये मतलब 1/4 से रेडियस मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेडियस नहीं रेजिस्टेंस, में बार बार इसको रेडियस कह रहा हूं, दिस इज द रेजिस्टेंस, ओके, इसको r प्राइम से जो है ना डिफरेंशिएट कर देता हूं, ठीक है, तो 1/4 ऑफ द रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्यों 1/4 ऑफ द रेजिस्टेंस हो जाएगी, बिकॉज द लेंथ हैज डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, तो रेजिस्टेंस and the length, they are proportional, right, so whatever happens to the length, the same will happen to the resistance. And what about the cross sectional area, cross sectional area is inversely related, so if the area is increasing by a factor of 4, the resistance has to decrease by a factor of 4, okay, if the area is increasing, it's going up, the resistance has to come down by the same factor, so again you have to multiply it by the inverse of the same factor, excuse me, so that means the area which is 4 times, which has increased by 4 times, the resistance has to decrease by 4 times, so 1/4 multiplied by 1/4 becomes 1/16, so it's gonna change by 1/16, it's C is the correct answer, okay, and इसको गौर से देखिएगा guys, C is the correct answer. आगे चलते हैं, 35. Which of the following is an ohmic conductor? Filament bulb? No, it's not an ohmic conductor. Ohmic conductor कैसे हैं? Well, ohmic conductors are those which obey Ohm's law, meaning the voltage must be proportional to the current, given that the temperature stays constant. Right? Meaning under isothermal conditions and resistance will stay constant. So V is equals to IR is the Ohm's law. So the conductors which obey Ohm's law are known as ohmic conductors. Filament lamp doesn't obey Ohm's law because as you increase the voltage,
the resistance starts changing. The resistance doesn't stay constant. Okay, it starts changing because the temperature starts changing. So it's not. Semiconductor diode. Well, no, again, not an ohmic conductor, because if you, again, the resistance doesn't stay constant as you change the voltage or current. Now, what about a transistor? Again, not an ohmic conductor. Only ohmic conductor over here is a copper wire. Take a copper wire is your ohmic conductor. And this was something from your theory. Moving on to the last 5 questions. Okay, so we are here, 36. The change in resistance below 0 degrees Celsius is, okay, this is a doubtful question. Moving on, I'll come back to this later. 37 says, when current is flowing through the long parallel wires in the same direction, electric field between them is, oh, okay. Now, in this question, in question 37, this is a simple question from your electromagnetism. Okay, yeah, magnetism, जो भी chapter, magnetism, it's basically magnetism. Okay, so दो wires हैं, ठीक है, they are carrying current in the same direction. So what will happen to the electric field intensity in between them? Well, दो wires जब same direction में current carry करते हैं, तो वो क्या एक दूसरे को attract करते हैं या repel करते हैं? Attract करते हैं, right? So if they attract each other, then that means attract क्यों करते हैं? Attract इसलिए करते हैं क्योंकि जो इनके side पे जो the fields on the peripheral sides, they become stronger, and the fields in between them, they become weaker. This field becomes weaker, it starts canceling each other out. And if this field becomes weaker and the field on the sides becomes stronger, then there is a force from the sides towards the center pulling them together, which appears to be an attractive force in between the two wires. So the field in between them becomes weaker. ठीक है, ये weaker है. इससे ज़्यादा डिटेल में इसके में नहीं जा रहा. ठीक है, वो थ्योरी में आपने कर लिया है. आगे चलते हैं. 38. Magnetic flux is maximum when the angle between the magnetic field and vector area. अच्छा, यहाँ पर guys wording में गौर कीजिएगा. इन्होंने magnetic field मतलब magnetic flux density and vector area मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की है. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया की डायरेक्शन कहाँ होती है? ये अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, तो उसकी डायरेक्शन उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है. ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया. ये आपका प्लेन है, तो प्लेन के 90 डिग्री का एक आप एंगल बना लें. ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है. अच्छा, इस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि तब ही मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस वेक्टर एरिया के प्लेन से पास कर सकेंगी. ठीक है, एंड द मोर द फील्ड लाइंस व्हिच आर पासिंग थ्रू इट, द बेटर इट इज. ठीक है, सो द एंगल इन बिटवीन देम इट मस्ट बिकम जीरो, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो सके, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज B डॉट A. ठीक है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ BA. वेल, BA cos of theta करते हैं हम. ठीक है, आगे चलते हैं. ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस which steps up or steps down the input voltage. ठीक है, ट्रांसफॉर्मर का काम वोल्टेज के साथ होता है. ये भी आपने पढ़ी होगी कि अगर वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, तो इट्स कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एंड इफ इट कन्वर्ट्स अ हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, इट्स कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, एंड द प्रिंसिपल बाय व्हिच इट एक्ट्स इज कॉल्ड फैराडेज लॉ. ठीक है, आगे चलते हैं. 40. If the stationary bar magnet is okay, look at the key term. It says stationary. Okay, let me choose a different color. Okay, now if a stationary bar magnet, okay, bar magnet is stationary, is placed near a coil at rest, so that maximum lines. Okay, now look at the wording. They're trying to confuse you by the words maximum, stationary, and stuff like that. Well, this maximum, this is just a confusing word. But see, maximum lines of forces pass through the coil. The galvanometer shows. अच्छा, इन्होंने बेसिकली और कुछ नहीं कहा. इन्होंने कहा है कि ये आपके पास एक कॉइल है. ठीक है, इस कॉइल के साथ हमने एक बार मैग्नेट को बस लाके प्लेस कर दिया है, जो कि स्टेशनरी है. ठीक है, और जो स्टेशनरी है और उसकी जो फील्ड लाइंस है ना, वो मैक्सिमम इस कॉइल से पास होते हुए निकल रही है. बस ये स्टेशनरी है, इसको हम मूव नहीं कर रहे. ठीक है, उसको लाके बस हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है. एंड इफ इट इज स्टेशनरी एंड इफ इट इज नॉट मूविंग और इफ इट इज नॉट चेंजिंग, विल देयर बी एनी चेंज इन फ्लक्स थ्रू दिस कॉइल्स? नो, देयर वोंट बी एनी change in flux through the coils. And if there is no change in flux, according to Faraday's law, no change in flux
if there's no change in flux or no change in magnetic flux linkage through the coil, then that means there will be no EMF induced in the coil. And if there is no EMF induced, why no EMF? Because Faraday's law says that the EMF induced in a conductor is proportional to the rate of change of magnetic flux linkage through the coil. There won't be any change in magnetic flux linkage, due to which there would be no EMF induced in the coil, and hence no current will flow, not even minimum, no current at all will be induced in the coil. Okay, so if no current, then that means galvanometer will not detect even a slight current. Okay, no deflection at all. And this brings us to the conclusion of the physics section, and inshallah we are going to start out with the next section in the next video. So see you guys next time. Thank you.